खास पेशकश वकील आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी में। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे साथ अधिवक्ता शिवानी गुप्ता मौजूद है स्टूडियो में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सर मेरे एक सवाल आपसे रहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सभी दर्शकों को एक न्यूज सूचना बता देती हूँ कि नंबर लगातार फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे कानून को लेकर या फिर कचहरी कोई भी मामला है आपका, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, समाज में गंभीर अपराध के रूप में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पनप रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही सीरियस क्राइम है जो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में गंभीर रूप लेता जा रहा है जी। अभी इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे जो ज्ञानवान लोग हैं उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। उसमें WHO और बहुत सारे इस तरह के जो विंग्स हैं उन्होंने अपने कोविड-19 को लेकर के भी अपनी ओपिनियन दी, जिसमें ये कहा कि जो भी रिलेशन जब सामान्य तौर पर एक जगह गैदर होने से कोविड-19 का विस्तार हो रहा है, जब पिक्चर हॉल में या बाजार में या कहीं भी जाने से कोविड-19 का विस्तार हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो सेक्सुअल रिलेशन हैं उनके होने से कोविड-19 का बहुत तेजी से विस्तार होगा। तो इसकी रोकथाम के लिए भी एक ओपिनियन आई। उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए। मैं बात करता हूँ, ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है। जो द ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो लॉज हैं 1949 से लगातार उन लॉज में चेंजमेंट्स होते रहे और ये इंटरनेशनल लेवल की सीरियस प्रॉब्लम है। इसके कारण ये है कि लोग चाइल्ड लेबर एक दूसरी जगह ट्रैफिकिंग करने के लिए, चाइल्ड लेबर को पॉर्न वीडियोस बनाने के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। और इसका कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि इंडिया से लगा हुआ नेपाल का बॉर्डर जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़ी आसानी से होती है, या बांग्लादेश का बॉर्डर, या इस तरह के और बहुत सारे सेंटर्स जहां से इंडिया में ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम्स हैं। और इंडिया से बाहर भी यानी वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रैफिकिंग होती है उसमें गंभीरतम रूप लिया जा रहा है। और इसके लिए जो कानून है वो कानून बहुत ही कठोर हैं, लेकिन उन कानूनों का जो पालन हो रहा है वो पालन सहजता से नहीं हो पा रहा है जिसको होना चाहिए। जी। शिवानी जी, एक सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। अगर लैंगिक प्रताड़ना के लिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है उसको रोकने के लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं? बेसिकली मेरा मैम सवाल आपसे रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, गौरी है उत्तराखंड से। गौरी जी, सवाल पूछे अपना। हाँ जी, ये जी मेरा एक जिला फोरम में कंप्लेंट डाली थी जी, तो अब विकास परिषद ने मेरे को प्लॉट नहीं दिया था जी, तो जिला फोरम ने ऑर्डर कर दिया कि आप इनको एक प्लॉट अलॉट करें, अन्यथा सेक्शन 27 की कार्रवाई आपके खिलाफ कर दी जाएगी। तो फिर वे अपील में गए, अपील में भी हार गए जी। फिर नेशनल कमीशन के रिवीजन पेटिशन में ऑर्डर कर दिया, जब इनके पास प्लॉट खत्म हो गए तो आपको प्लॉट कैसे मिल सकता है, उनके फेवर में कर दिया, जिला फर्म का ऑर्डर खारिज कर दिया जी उन्होंने। देखिए, आपके फेवर में जो जिला फोरम से आदेश हुआ उस आदेश की अपील, और अपील में जो रिलीफ आपको मिला उस रिलीफ का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, यानी उसका निष्पादन होना चाहिए। यदि विभाग के पास यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास प्लाट नहीं है तो उनको ऑप्शनल आपके प्लॉट का अरेंजमेंट करना चाहिए। उसके लिए आप जिला फोरम में एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करिए। उस एग्जीक्यूशन यानी निष्पादनवाद में कोर्ट उनको निर्देशित करेगी कि जो योजना जिसमें आपको प्लाट दिया गया था, यदि उस योजना में प्लाट नहीं है तो आपको किसी दूसरी योजना में प्लाट आवंटित करें। और यदि प्लाट आवंटित करने में कोई व्यवधान है तो आपको आपके द्वारा जमा की गई आवंटन की राशि में ब्याज में हर्जे खर्चे का आपको प्रदान करें। एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है
वो जिस कोर्ट से आपका प्रिंसिपल ऑर्डर हुआ है उस कोर्ट से ही प्रारंभ होगा, यानी जिला फोरम से ही आपका निष्पादन की कार्रवाई को पूर्ण करने का प्रोसेस है, उसको आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से पूर्ण करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। शिवानी जी, अगर जिस तरीके से लैंगिक प्रताड़ना जब होता है तो उसको लेकर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं? ये बेसिकली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज अब्यूजिंग और एक्सप्लॉयटिंग द सेक्सुअलिटी ऑफ द पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अलावा बॉन्डेड लेबर, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, बेगिंग, फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं जो लॉ ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं। बेसिकली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन और अडल्ट एक तरीके का क्रिमिनल प्रैक्टिस है जो किसी को भी जबरदस्ती किसी भी इलिसिट रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए फोर्स करता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को हम बाइफोकेट करते हैं, अलग अलग एक्सप्लॉयटेशंस जिसमें इंक्लूडेड हैं, उसमें इंक्लूड होती है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। बिलो 18 के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जिनको ज़बरदस्ती हम किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र करते हैं सो दैट टू लाइक इंड्यूस दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है इसमें चाइल्ड सेक्स टूरिज्म भी आता है, फोर्स सेक्स आता है, चाइल्ड मैरिजेस आती हैं जो बच्चे मतलब दैट आर माइनर, द चाइल्ड विच इज माइनर एंड विच इज लाइक फोर्स टू गेट मैरिड। उसके बाद आईपीसी में इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है हमारे अंडर सेक्शन 366A, जिसमें हम इंड्यूस करते हैं किसी माइनर चाइल्ड को फॉर एंटरिंग इनटू अ इलिसिट रिलेशनशिप विद अ अडल्ट और जस्ट फॉर दी दूसरे को फन एक्टिविटीज जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद 366B में आता है जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी गर्ल को 21 इयर्स से अबव एज की टू अदर कंट्रीज फॉर दिस सेक्सुअल रिलेशनशिप। एंड 374 एंड 376D ऑफ आईपीसी बेसिकली देता है हमको जितनी भी ये पीनल प्रोविजंस हैं जो भी फर्दर स्पेसिफाइड है। इसमें इम्प्रिजनमेंट है 7 इयर्स टू 10 इयर्स का, और अगर माइनर के लिए कुछ इस तरीके का है तो उसमें 7 इयर्स 10 इयर्स टू लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट है और विद फाइन एंड इवन सेसेशन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम आते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाए गए थे टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें जो हमारा कन्वेंशन ऑन कंसेंट ऑफ मैरिज एंड मिनिमम एज जो फिक्स करी गई थी फॉर मैरिज, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 9th of December 1968. The next convention is the Convention on the Right of Children, which came into effect on 2nd of September 1990, and some more conventions जो SAARC कन्वेंशंस। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स में से पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारा फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन which came into in year 2002, and second one is for the child welfare. तो जिस तरीके की कन्वेंशंस लाई गई थी, इनको बहुत सारी इन प्रोस्टिट्यूशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करने के लिए बहुत हद तक इसको स्टॉप किया गया। बाकी के जो न्यूमेरिकल फिगर्स है वो सर विल टेल इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। बाकी एज पर हिम जो PSEA कमिटी आई थी ड्यूरिंग द कोविड-19 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज ड्यूरिंग कोविड-19, इससे भी काफ़ी हेल्प मिली है हमारे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, रूबी है लखनऊ से। रूबी जी, सवाल पूछे अपना। भैया ये जमानत करानी है और इलाहाबाद कोर्ट बंद चल रहा, कैसे हो गया अभी ये बता दीजिए। देखिए, अभी जो भी सिटीज रेड जोन में हैं वहाँ भी कुछ स्पेशल कोर्ट को वर्किंग करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। उसमें लखनऊ और कानपुर या ऐसे और सिटीज़ भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के साथ में स्पेशल कोर्ट्स ADJ की और उसके साथ CGM या CMM की कोर्ट ये वर्किंग में हैं। आपकी बेल एप्लीकेशन आपके कंटेंट्स के साथ में अगर जो भी आपकी कोर्ट है, क्षेत्राधिकार जिस न्यायालय का है, उस न्यायालय में आप प्रस्तुत करेंगे तो आपकी जमानत होना आसान होगा। यदि आप पर आरोपित सेक्शन जमानती प्रकृति के हैं या जो अजमानती प्रकृति के हैं और उनके जो फैक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बेल दी जा सकती है। अभी आप कोर्ट में प्रोसेस करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट की वर्किंग भी जैसे कि न्यूज़ आई उसके अकॉर्डिंग 8 जून से स्टार्ट होनी है। तो यदि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ
ऑनरेबल हाई कोर्ट की वर्किंग में भी जाना है, तो 8 जून से वर्किंग ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी स्टार्ट हो रही है प्रॉपरली। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वर्किंग है वो कुछ स्पेशल कोर्ट्स में हो रही है। उन स्पेशल कोर्ट में अगर आपका क्षेत्राधिकार बनता है तो आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करिए और उसमें आपको आपके फैक्ट और मेरिट के अकॉर्डिंग रिलीफ मिलेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील है कानपुर से। सुनील जी, सवाल पूछिए। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ जी ये बताइए, क्वारंटीन चल रहा है, है ना, कोरोना, तो उसमें मेरे के लिए दिक्कत ये है, मतलब अगर कोई मतलब ड्यूटी नहीं जा रहा है, ठीक है, और ये ड्यूटी जा रहा है तो उसको सैलरी आधी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका हमें कहाँ से वो देना पड़ेगा है? और मतलब जी, बात पूरी करें। देखिए, आपका प्रश्न, आपने जो अभी अपने फैक्ट बताए मुझे, उसी में आपका प्रश्न निहित है। आप या आप संबंधित कोई व्यक्ति अपना योगदान किसी विभाग में दे रहा है, यानी ड्यूटी पर जा रहा है, तो वो ड्यूटी पूर्णतया जा रहा है या आंशिक रूप से जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके जो योगदान का प्रतिफल है, यानी जो उसकी सैलरी है, वो उसको मिलनी चाहिए। आपका कथन ये है। अभी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कोविड-19 की वजह से, खास तौर से लेबर के लिए, जॉब के लिए, तो इन प्रॉब्लम्स के लिए अभी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं की गई, लेकिन एक सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जरूर जारी किया, जिसके अकॉर्डिंग जो भी योगदान देने वाले कर्मचारी हैं विभागों में, उनका योगदान के अनुरूप उनका भुगतान मासिक होना चाहिए। और जो कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या अन्य किसी इस वर्तमान परिस्थिति में समस्या की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब भी उनकी सैलरी में किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं हो सकता है, यानी कर्टेलमेंट नहीं किया जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ विभागों, यानी प्राइवेट डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट डिपार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपकी जो भी एम्प्लॉई है उनकी सैलरी पूरी मिल रही है। सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी उनकी सैलरी लगभग पूरी ही मिल रही है। और जो प्राइवेट डिपार्टमेंट हैं, जहां पर कोई फैक्ट्री संचालित करने वाला व्यक्ति है और फैक्ट्री को वो 3 महीने 2 महीने तक नहीं चला सका है, तो उसने अपने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो सैलरी या एम्प्लॉय को सेटल करने के प्रोसेस कर रही है। आपको अगर इस संबंध में कोई कंप्लेंट करनी है तो आप लेबर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, विक्रम है। विक्रम जी, सवाल पूछिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार सर, ऐसा है, ये पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का एक अदारा था PNFC नंगल में, जी वो 2001 में बंद हो गया सर, लिक्विडेशन में चला गया। पिछले साल उन्होंने जो है एक लेटर भेजा था कि आपका इतना इतना पैसा बन गया, 23 महीने की तनख्वाह दी सर, PF अभी तक जमा नहीं हुआ सर, क्या इसमें होता है सर इसका हिसाब किताब? देखिए, आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के प्रोसेस में गई और उसमें जो प्रोसेस चला उस प्रोसेस में कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, या इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाने के बाद सेटलमेंट प्रॉपरली नहीं होने पर लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ और उस लिक्विडेटर द्वारा जो भी प्रॉपर्टी उस कंपनी से संबंधित हैं, यानी एसेट्स ऑफ द कंपनी, उनका सेल करके, उन कंपनियों के जो एसेट्स हैं उनसे अर्न करके जो कंपनी की देनदारियां हैं, यानी क्रेडिटर्स को जो भी उन्हें पेमेंट करना है वो एक रेशियो में पेमेंट करेंगे। इसका प्रोसेस उन्होंने NCLT में या DRT में, जहां इसका प्रोसेस चला होगा, वहां पर एक उन्होंने अपना रूल बना के सबमिट किया होगा, या जो टेम्परेरी प्रोसेस हुआ होगा उसमें जो भी अपॉइंटमेंट जिसके हुए होंगे या जो योगदान दे रहे होंगे, उनके जो भी देय हैं उन देय को देने की जिम्मेदारी कंपनी में जो लिक्विडेटर अपॉइंटेड है वो कंपनी के एसेट्स को सेल करके होने वाली आय से एक सर्टेन परसेंटेज में देने का जो उसका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को पूर्ण करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो देनदारी बनती है वो भी कंपनी के लिक्विडेटर की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवाल हैं, कोर्ट केस से जुड़ी कोई भी मामला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और सर, ह्यूमन ट्रैफिक रोकने के लिए प्रशासनिक तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होती है इस पर गौर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो रीजन है वो चाहे प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से हो, चाहे लेबर, चाइल्ड लेबर को कहीं ट्रैफिक करने के पर्पज से हो, चाहे वो सेक्सुअल यूजेस के लिए हो, चाहे वो मैरिज के पर्पज से हो, चाहे वो ऑर्गन की सप्लाई के लिए हो। ऐसे बहुत सारे कॉज हैं जिनके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, और इसके लिए इंडिया या एशिया के कई कंट्री एक बहुत बड़े हब के रूप में उभर के आए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए समय समय पर कानून बनते गए। अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 2018 में जो बिल आया, उस बिल में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के जो प्रोसेस हैं, या इस तरह की घटनाओं पर जो गंभीर धाराएं लगती हैं, यानी हम आईपीसी की अगर बात करते हैं सर, मैं तो आपको 370 जी। माफी चाहती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मुंबई से हैं ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह की सवाल पूछिए अपना। दो सवाल है मैडम। एक तो मेरा केस जो है 138 का है, आज 2012 से और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। केस जीतने के बाद अपर कोर्ट में उसने अपील किया था, वो 2 साल हो गया, उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग 138 एक समरी ट्रायल के रूप में है, और इसको एक्सपीडियसली यानी जल्दी से जल्दी डिसाइड होना चाहिए। न्यायालय के समक्ष जहां आपका ट्रायल चल रहा है, अपनी तरफ से आप एप्लीकेशन विद एफिडेविट इस बात का दें कि जो केस है इस केस को एक्सपीडियसली डिसाइड किया जाए। न्यायालय आपकी एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से केस को निश्चित मियाद के अंदर निस्तारित करेगी। बीच बीच में यानी ट्रायल के दरमियान यदि कोई अपील किसी के द्वारा की जा रही है तो उस अपील का निस्तारण होना भी आवश्यक होता है। ये एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में जहां आपका ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में यदि आप एक्सप्रेसली केस को डिसाइड करने की एप्लीकेशन देते हैं तो उसका निस्तारण करते हुए आपके केस को जल्दी से जल्दी न्यायालय निस्तारित करेगी। जी सर, अपनी बात पूरी करें। मैं जैसा कि अपने दर्शकों को बता रहा था कि यदि हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में सेक्शन 370, 370, 371, 370A, इनमें जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक हीनियस क्राइम के रूप में माना गया है। इसी प्रकार जैसे हमारी एसोसिएट अभी शिवानी गुप्ता जी ने भी बताया आपको कि जो आईपीसी के सेक्शन 366A, 366B और इस तरह के जो सेक्शंस हैं जिसमें किसी भी महिला को इस तरह के कार्य के लिए अपहरण कर लेना या इस तरह के गंभीर कृत्य को करना, ये सब अपने आप में जो प्रोविजंस हैं आईपीसी के, उसमें जो सेक्शन के अकॉर्डिंग सजा का प्रोविजन है 7 साल, 7 साल से 10 साल की सजा का प्रोविजन और 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा के प्रोविजंस और पेनल्टी के क्लॉजेज हैं। तो ये एक अति गंभीर मामला है जिसके लिए जो बिल 2018 में आया, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, 2018 में जो इंडिया में बिल आया, उस बिल के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में त्वरित इस तरह के ऑकरेंस को, इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करने के प्रोसेस हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन उसका प्रॉपरली और जल्दी से जल्दी होगा। उसके साथ ही साथ इसमें जो पहले से एक्ट आ रहे हैं, यानी हम बात अगर करते हैं लेबर चाइल्ड की, अगर देखते हैं हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं घरों में या बाजारों में बच्चों को काम पर लगाया जाता है, इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट है
लेबर एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसमें इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, इसको रोका गया है। इसी तरह जो वीमेंस के लिए लॉ हैं, उन लॉज में वीमेंस को चाहे सेक्सुअल हेरसमेंट हो, चाहे उनका डोमेस्टिक हेरसमेंट हो, या उनके साथ किसी भी तरह का हेरसमेंट जिसमें आर्टिकल 21 यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। हम आर्टिकल 51 सब क्लास ए सब क्लास ई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी ये कहा गया है कि किसी भी महिला का जो उसकी डिग्निटी है उसको डेरोगेट नहीं किया सकता है, उसको कहीं प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम बात करते हैं आर्टिकल 22, 23 की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन सारे इस तरह के क्राइम को, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एक्ट बनाए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इस समय चाइल्ड लेबर बहुतायत देखने को मिलता है, या महिलाओं को जिस तरीके से उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है उसमें सेक्सुअल हेरसमेंट के बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो क्राइम रेट था, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 45% जो लेबर हैं पूरे देश में, 45% लेबर चाइल्ड लेबर के रूप में जो वर्क कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड दर्ज हुए रिकॉर्ड में उनके क्राइम को दर्ज किया गया है। इसी प्रकार 21% जो प्रोस्टिट्यूशन के प्रोसीडिंग्स हैं उसमें 21% क्राइम के रूप में दर्ज किया गया है। ये एक बहुत गंभीर मामला है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसमें लोगों को आमदनी का एक सरल सुगम रास्ता दिखाई देता है और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जो कि गंभीर अपराध है और इसमें सजा के जो प्रोविजंस हैं वो आजीवन कारावास तक के हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे अलग अलग कानून हैं, जिसमें अभी हमारी एसोसिएट ने आपको अवगत कराया कि डिस्कशन ऑफ द वीमेंस के लिए 1981 में जो एक्ट आया उसका भी प्रभाव है। इसी तरह इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, इसमें प्रिवेंशन, ये 1956 का एक्ट है, उसमें भी इस तरह के ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। 1949 में इंटरनेशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, इस पे भी कानून बनाया गया था और इन सारे कानूनों में समय समय पर परिवर्तन भी किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2018 में जब इंडिया में ये बिल लाया गया तो उससे पहले एक सरल प्रक्रिया थी इस तरह के गंभीर अपराध को करने वालों को दंड देने की, लेकिन बिल आने के बाद इस तरह के अपराधों के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत ही कठोर और त्वरित निस्तारित की जाने वाली हो गई है, और जो इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्ति हैं उनको कठोरतम दंड देने के प्राविधान हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम को रोकने में मदद मिल रही है। इसके बावजूद जिसके साथ इस तरह की घटना हो रही है उसका कहीं ना कहीं प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें या रिहेबिलिटेशन की बात करें, उनके पुनर्स्थापन की बात करें, तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो अभी रूल्स बना रही है, जो लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग और अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो हम समाज में देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं रुक सके, प्रिवेंट हो सके, और जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, साजना है कानपुर से। साजना जी सवाल पूछिए। मैम हेलो, सवाल पूछिए। मैम मुझे वकील साहब से ये जानना है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैंने दूसरी शादी कर ली थी जी। और क्या कहते हैं, जो दूसरी शादी की थी उन्होंने, हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा एक बेटा था पहले पति से, और मैंने जब यहाँ कानपुर में क्या कहते हैं गुजारा के लिए मुकदमा दायर किया तो मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि समझ लीजिए मुझे, वो उन्होंने जहाँ वो रहते हैं औरैया में, उन्होंने वहाँ से मुकदमा दायर कर दिया। मुझे रोज रोज परेशान किया जाता है, वहाँ मुझे दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इधर उधर से कर्जा लेके वहाँ जाती हूँ। मैं किस तरह से अपना गुजर कर रही हूँ मैं नहीं जानती। देखिए, महिलाओं के लिए जो कानून है वो कानून बहुत ही सरल और सुगम है। आप जहाँ पर रह रही हैं, यानी यदि आप कानपुर में रह रही हैं तो आप उरई या औरैया में, आपने जैसा कि भी बताया, जो भी वहाँ से मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज कराए गए हैं उन मुकदमों के विचारण को ट्रांसफ़र कराने का प्रोसेस कर सकती हैं। एक बार मेरी सलाह आपको ये है कि आप
अपने मन को कठोर करते हुए किसी अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट में टीए यानी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल करें वहाँ के केसेस को कानपुर में ट्रांसफ़र कराने की। तो वहाँ के सारे केसेस जहाँ पर महिला रहती हैं और वो प्रताड़ित है उस जिले में ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत सारे प्रतिपादित सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आपके वो मुकदमे कानपुर में विचारण के लिए स्थानांतरित होकर आ जाएंगे और आप उस पर अल्लाह पा सकें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शिवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आपका भी। तो सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से 213